शिक्षित होने की बात कर रहे हैं। खुद को शिक्षित होना है खुद के अधिकार के लिए पहले, दूसरों को शिक्षित तो तब करेंगे जब हम शिक्षित होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये कौन सी शिक्षित होने की जरूरत है हमें? सामाजिक रूप से कि हम मानव है, सबसे पहले तो यही जरूरी है। हमारी महिलाएं आज भी नहीं जान रही कि वो मानव है। हम पूछते हैं आप कौन है, तो बोलती मैं स्त्री हूँ। बोलती और क्या हो तो माँ हूँ, और क्या हो तो मैं बहन हूँ, और क्या हो तो पत्नी हूँ। क्या वो मानव है? वो नहीं जानती, मानव अभी तक नहीं मान रही, है ना। तो ये जो है अभी महिलाओं को अभी भी जरूरत है ये समझने की, ये शिक्षित होने की कि वो मानव है, क्योंकि अभी तक वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को एक पहचान नहीं दे पाई, है ना। तो ये जब ये हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, तब उसको समझ में आता है कि अब मैं अकेले कैसे करूं। संघर्ष तो चल रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो ये संघर्ष जो कर रहा है लोगों को जोड़ना है, तो वो जोड़ने के बीच की एक कड़ी होती है जिसको कहते हैं एजिटेट। ये एजिटेट क्या है? जैसे मैंने कहा कि मैं शिक्षित हूं तो मैं अहंकारी हो गया हूं, तो संघर्ष क्या कर रहा है? अरे हमको तो एकत्रित आना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी करे ना, हम लोग इकट्ठा तो काम कर ले, अपना अहंकार तो दूर रखे। ये संघर्ष किसमें हो रहा है? किसमें हो रहा है? खुद में। मुझे मेरा नाम भी चाहिए, मेरे में इतना अहंकार है, मुझे सम्मान चाहिए। कोई और करेगा तो उसका नाम हो जाएगा, उसका सम्मान होगा, महत्व उसको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। ये जो बातें हैं इसको कहते हैं कि इंसान उसमें फंस जाता है और वो कभी एकत्रित नहीं आ सकता है। समझ रहे हो? इसलिए शिक्षा के बाद में एकदम से संगठन नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारी खामियां होती है। तब मैं बात कर रही थी कि शिक्षा में हमको इंसान बनाने की प्रक्रिया सिखाई नहीं जाती, वो विषय हमारे साथ नहीं होता है, अहंकार दूर करने का नहीं होता है, समाज के लिए कैसा कार्य करना है निस्वार्थ होकर ये हमको नहीं सिखाया जाता है। तो वो नैतिकता हमारे अंदर संघर्ष का भाव निर्माण करती है। नैतिकता हमारे अंदर संघर्ष का भाव निर्माण करती है, तो ये एजुकेशन की बात आती है। और इसीलिए हम कहते हैं एजुकेट यानी बुद्ध, एजुकेट यानी धम्म, और ऑर्गेनाइज यानी संघ। समझ में आ रहा है क्या बात? जो बोल रहे ना उल्टा सीधा है, नहीं समझ में आ रहा, वो समझ लिया अभी, क्योंकि संघ पहले बन ही नहीं सकता, धम्म के पहले संघ नहीं आ सकता। तो ये जो एजुकेट की बात हो रही है, ये हमारे संघर्ष की बात है, प्रज्ञावान होने की बात है, और प्रज्ञावान होकर निस्वार्थ रूप से नैतिकता का पालन करते हुए लोगों को जोड़ने की बात है। ये मिसिंग हो गया तो ये संघ बन नहीं सकता। समझ रहे हो? तो हमको यहाँ पर क्लियर होना पड़ेगा, यहीं पे हम अभी तक यही नहीं जानते। Who am I? मैं क्या हूँ? ये क्लियर होना, ये क्लियर होना चाहिए। और who am I and what can I do? What is my responsibility? What is my duty? Not towards me and my family only, but towards my society. ये होना चाहिए ना। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ड्यूटीज है, इसको पूरा करने के लिए मेरे पास में क्या योग्यता है, मेरे पास में क्या कैपेबिलिटी है, एम आई एलिजिबल टू डू दैट, होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा, और वो शिक्षा से।
बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं राजनीति में जाना है तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। आज किसी बच्चे से पूछो बेटा तुमने एमए कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में करोगे क्या? मैं नौकरी करूंगा। अरे पॉलिटिकल साइंस कर तो तुमने पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। सही है? मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूं लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मैं वो कौन सा विषय होता है सोशल साइंस, क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी, हाँ सोशियोलॉजी, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, ये पढ़ रहा है और उसको समाज से कोई लेना देना नहीं। शास्त्र और विज्ञान एक ही है सब चीज, विषय अलग अलग है। सोशियोलॉजी अलग है, पॉलिटिकल साइंस अलग है, ठीक है। तो ये हम जो विषय पढ़ रहे हैं कॉलेज में उसका उपयोग किस लिए करना है ये तो छोड़ो, वो इसलिए विषय चुनते हैं कि मुझे डिग्री चाहिए। कौन से विषय में मुझे डिग्री मिल जाएगी? और डिग्री क्यों चाहिए? एक तो नौकरी के लिए या तो फिर शादी के लिए। इसके अलावा कुछ सोचा है? साइंस कर रहे हैं, रिसर्च के लिए कोई नहीं कर रहा, नौकरी के लिए कर रहा है ना? तो ये जितनी भी पढ़ाई हो रही है, ये शिक्षा हो रही है, इसका अर्थ ही नहीं मालूम हम क्यों पढ़ रहे हैं, उससे मुझे क्या मिलने वाला है, ये विषय लेने से मुझे क्या, मैं क्या कर सकता हूं अपने जीवन में, हमको मालूम ही नहीं है। यहाँ पर बात हुई थी 2007 में, मैं जब आई थी ना यूपी का, मैं बता रही हूँ उस दिन से आपको, मैंने यहाँ 24 जिले घूमी हूँ वो, तो मैंने यहाँ पे पूछा था, उस समय मायावती का राज था, है ना, वो मुख्यमंत्री थी, तो बहुत ऐसी बातें चल रही थी कि उस समय महिलाओं के रिजर्वेशन की बात चल रही थी पॉलिटिक्स में, 35% रिजर्वेशन, और फिर बाद में हो गया था कि 50% होना चाहिए। बहुत अलग अलग सुर उठ रहे थे अलग अलग जगह से। तो मैंने बात उठाई थी और मैंने कहा था कि भाई रिजर्वेशन दूसरे पार्टियों में हो रही है, बीएसपी में महिलाएं कितनी है? ठीक है, उस समय मायावती चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन और कितनी महिलाएं हैं? हमारा समाज का पार्टी हम कहते हैं, तो सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाला, जेंडर इक्वालिटी को प्रोत्साहित करने वाले तो हमारी पार्टी में होना चाहिए। फिर महिलाएं क्यों नहीं? तो बोले महिलाएं आते नहीं। कैसे नहीं आते? बोले उनके पास जाओ, वो नहीं बोलते हैं। किससे पूछे हम कि कहाँ ढूंढे? वो बोली चले जाओ हर यूनिवर्सिटी में, देखो किस किस ने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लिस्ट बना लो। भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सब में से लिस्ट निकालो किसने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आपको 1000 में से 100 तो मिल ही जाएंगे पॉलिटिकल, अगर आप उनको ऑफर करोगे तो कार्य करने के लिए। आप उनको ट्रेनिंग दे, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़कर उन्होंने वो तो ट्रेन हो ही गए हैं कि क्या है राजनीति शास्त्र, क्या है, ये तो उनको जानकारी थियोरेटिकली हो गई है। आपको ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आपको प्रैक्टिकली देनी पड़ेगी। तो हम उनको नहीं ढूंढ रहे और बोल रहे कि हमको प्रतिनिधि नहीं मिल रहे, हमको महिलाएं नहीं मिल रहे। तो हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या प्लानिंग है हमारी, हमें क्या करना चाहिए राजनीति में जाने के लिए भी, इसका भी तो हमें कोई अभ्यास नहीं है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, ये राजनीति से भी जुड़ रहा है, ये सामाजिक कार्य से भी जुड़ रहा है ना। हर जिस चीज से जुड़ रहा है और हर चीज के लिए हमें अभ्यास की जरूरत है। कितने सुंदर तरीके से अभ्यास हो जाता है महिलाओं का परिवार चलाने के लिए। एक छोटी सी बच्ची रहती है तब से उसको सिखाया जाता है रोटी कैसे बेलते हैं, चूल्हा कैसे फूकते हैं,
बर्तन कैसे साफ किए जाते हैं, शिक्षा है ना कि नहीं है? ये शिक्षा दी जाती है और ये बोल बोल कर दी जाती है कि तुम्हें ससुराल में ये सब काम करना है, अच्छे से सीख लो, नहीं सीखोगे तो मार पड़ेगी या घर से निकाल दिया जाएगा। जैसे परिवार में एक लड़की को इस तरह से सिखाया जाता है, जिस क्षेत्र में लड़का हो या लड़की आगे चलकर जाएगी उस क्षेत्र की शिक्षा उस तरह से क्यों नहीं दी जाती? देना चाहिए ना। हम लोग इस बारे में कभी सोचते ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो शिक्षित बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? समाज क्या है, समाज क्या बोल रहा है। अब बाबा साहब ने इसको कैसे किया? बाबा साहब बहुत ही अलग तरीके, ये कहेंगे कि वैचारिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति थे, बहुत प्लानिंग के साथ करते थे। उन्होंने ढूंढ के निकाला कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या। बुद्ध ने समस्याओं पर ही बात की, दुख पर बात की, और बाबा साहब ने कौन सी समस्या पर बात की? सामाजिक समस्या। हमारे साथ में अमानवीय व्यवहार क्यों होता है? क्या बात की उन्होंने? इस पॉपुलेशन में, इस जनसंख्या में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ में अमानवीय व्यवहार हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? अमानवीय व्यवहार की तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, क्या क्या है, सब जानते हैं क्या क्या होता है ना? कौन से अधिकार नहीं है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये कहां से शुरू हुआ, इसको ढूंढने का प्रयास किया बाबा साहब ने। कहां मिला उनको? कहां मिला? कोई बताएगा? नहीं मालूम? कहां मिला? धर्मों में, धर्म शास्त्रों में। इन शास्त्रों में लोगों को बताया, ये लोग, ये जो जाति का है इसकी ये ड्यूटी है, वो जाति का है उसकी वो ड्यूटी है, इसने इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उसने इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ये सब किसमें लिखा है? धर्मशास्त्र सिखा, ये धर्मशास्त्र सिखाए ना। बाबा साहब को मिल गया कारण। कौन सा कारण मिला? धर्मशास्त्र का। और क्या किया उन्होंने? कारण मिटाने का प्रयास किया। क्या किया फिर 1927 में? कौन सी तारीख को? 25 दिसंबर को मनुस्मृति जला दी। क्यों जलाई? क्योंकि वही तो कारण था आपके साथ अमानवीय व्यवहार होने का, यही कारण था। इसलिए ये दूसरा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, उस उनका वो आदत है जिससे वो समझ लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा आंदोलन बाबा साहब का। पहला आंदोलन में बताया तुम मानव हो, तुम्हें मानवता का व्यवहार क्यों नहीं करने दिया, उसका दूसरा आंदोलन किया उन्होंने, है ना, ये जला दिया मनुस्मृति। लेकिन ये भी कहा कि ये एक प्रतीक है। क्या कहा? ये प्रतीक रूप में। किताबें तो बहुत सारे हैं, एक किताब जलाने से होगा? सबके दिमाग में ठूस ठूस कर भरा हुआ है सब कुछ कि किसने क्या करना है। यहां तक कि मैं यूपी में देखी हूं, सब जाति के लोग मैं श्रेष्ठ हूं बोलने का प्रयास करते हैं। कोई भी ये नहीं बोलता कि, ये नहीं सोचता कि मैं इसको कह रहा हूं कि तुम मेरे नीचे हो, मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर कोई बोल रहा है कि तुम मेरे नीचे हो। वो खुश इस बात से है कि मैं किसी के तो भी ऊपर हूं, है ना, और वो खुश है कि कोई तो भी उसके ऊपर है, चलो वो उनका वो देखते बैठेंगे, लेकिन मैं इसके ऊपर राज कर रहा हूं। ये जाति से मैं ऊंचा हूं, इसमें मैं खुश हूं।
यही तो बताया शास्त्रों में, ये धर्म शास्त्रों में है ना। महिलाओं को यही पता है, मालूम ही नहीं मनुस्मृति क्यों जलाई गई। हाँ, यही संविधान था। और इसके बाद में ये सब बताने के बाद में भी धर्मशास्त्र जला दिया, फिर भी लोगों की आस्था किसमें थी? धर्म पर। ये तो इंसानों के साथ हुआ, ये शास्त्रों में लिखा गया है, फिर भी लोगों की श्रद्धा कहाँ थी? धर्म पर। और धर्म कहाँ था? शास्त्र में तो छोड़ो, लोग तो शास्त्र ही नहीं पढ़ते थे, मंदिरों में था। धर्म कहाँ था? मंदिरों में था। तो मंदिरों में क्या होता था? मंदिर में जाओ, है ना। तो हमको क्या लगता था, मंदिर में जाएंगे तो हमारे दिन पलट जाएंगे, लेकिन वहां तो तुमको जाने का इजाजत भी नहीं था, है ना। पानी पीने का इजाजत देता तो बाबा साहब ने पानी पिला, वहां पे ले जाकर वो आपको मानव होने का अधिकार दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मंदिर में जाने के बाद में मानव का अधिकार मिलेगा या नहीं, वो मानव का अधिकार है या नहीं मंदिर में जाना। इसके लिए उन्होंने काला राम मंदिर आंदोलन कर दिया। हाँ, पूजा करने के लिए नहीं कहा, नहीं जाने दे रहे थे ना, और नहीं जाने दिया, उसके लिए बाबा साहब ने कोर्ट लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि उनको मालूम था ये सब नहीं करना है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो कह रहे थे जिसके लिए तुम जा रहे हो वो तो चुपचाप बैठा है, वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा है। बाबा साहब को भी पत्थर लग गया था, खून निकल आया था उनको, है ना। नासिक के कालाराम मंदिर में जब गए थे, वो लोग पहले से तैयार थे, तो उन लोगों ने बहुत हमला कर दिया इनके ऊपर में, नहीं जाने दिया। लेकिन बाबा साहब लड़े नहीं कि हमको जाने ही दो। अब हमारे लोग ऐसे हैं, शास्त्रों को तो मालूम नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उनके साथ क्या व्यवहार कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम मानव है, ये थोड़ा बहुत जान लिए, लेकिन ये नहीं जान पाए कि हमको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो हमने क्या करना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। हाँ ना, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो देवी देवता उस मंदिर में, उसको घर में लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए। नहीं लेकर आए ना भाई, अभी भी लेकर आए हैं, बहुत लोगों ने लेकर आए। जो नहीं लाए वो 56 के बाद हुआ। समझ में आ रहा है? जिन देवी देवताओं को तुम नहीं चाहिए थे, उन देवी देवताओं को सब लोगों ने घर में लेकर आए, और वो लाने किसने दिया? ब्राह्मणों ने नहीं, जो व्यापारी थे, जो बेच रहे थे फोटो। इससे समझ जाओ कि इसकी पूजा करो। ये जो है, जो मूर्ति या फोटो आपको दिए, उनको तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे घर में बैठ सकते हैं। ये पैसा दो हमको पैसे से मतलब है, तुम ये ले जाओ। समझ में आ रहा है? उन्होंने व्यापार किया, उन्होंने पैसा लिया, लेकिन वो देवी देवता के पास नहीं जाना। वो देवी देवता की मर्जी नहीं थी, वो लोगों की मर्जी थी, वो व्यवस्था की मर्जी थी, जो तुमको अपने बराबर का नहीं समझते थे, इसलिए वो नहीं आने दे रहे थे। तो आपने उनको अपने घर में लेकर आया और पैसे से खरीद कर लाया। पैसा सिर्फ वो खरीद कर लाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो उसके लिए जो जो करना चाहिए वो कर दिया, वो सब कर दिया। ब्राह्मणों को भी बुलाया, जो तुमसे अछूत व्यवहार करते थे, वो पैसे के लिए तुम्हारे घर में भी आने लगे। वो बोलते थे हाँ हम अछूत, तुम अछूत हो, हम तुमको छुएंगे नहीं, दूर बैठकर हमको दान दक्षिणा दे दो। क्या किया उन्होंने? तुमसे पैसा भी लिया, तुमसे अनाज लिया, उनकी जो जरूरतों की चीजें थी वो भी ले लिया, और तुमने धर्म के नाम पर वो सब किया, और दूर के दूर रहे वो लोग। लेकिन तुमको छुआ नहीं उन्होंने, तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं खाया उन्होंने, और तुम भी दूर दूर बैठे रहे। कैसे छुए इनको? कैसे छुए? हम अछूत हैं, हम नहीं छुएंगे।
रहती है। और बाबा साहब ने अलग अलग प्रयोग करके सबको समझाने का प्रयास किया और उसके बाद में बाबा साहब ने तय किया कि अब इनको सही रास्ता दिखाना चाहिए, इसलिए 1956 में उन्होंने हमको सम्मानित किया। क्या बताया? एक मार्ग बता दिया, बुद्ध की पहचान करवा दी। तो क्या कहते हैं कि सबका आखिरी सॉल्यूशन हमको मिलता है बुद्ध धम्म से। अगर धम्म को सही तरह से समझ पाओगे, बाकी की हिस्ट्री को समझ पाओगे, हिस्ट्री को छोड़ना नहीं है। क्या कहते हैं? यदि आप अपनी हिस्ट्री नहीं जानते तो आप नया इतिहास नहीं बना पाओगे। आप अपना इतिहास नहीं जानते तो नया इतिहास नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप आज के बच्चे ये हमारा इतिहास नहीं जानते, क्योंकि हम लोगों ने उसको पढ़ाई में इतना उलझा दिया है। सब पढ़ाई करो, सब पढ़ाई करो, उसको अपने परिवार का इतिहास नहीं बताया, उनको समाज का इतिहास नहीं बताया, उनको कोई किताबें पढ़ने नहीं थी। सब पढ़ाई करो, उसके बाद में देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे। आज बच्चे हमारे सब समाज से दूर हो गए हैं। उनको लगता ही नहीं। आप कहोगे हमारे साथ में ऐसा, छोड़ो ना, आपके साथ होता था, अभी हो रहा है क्या? कोई बात नहीं कर बैठे हो, इस तरह की बात आज के बच्चे का नहीं होता। लेकिन माँ बाप के साथ हुआ और ये फिर तुम्हारे साथ में कभी हो सकता है, इसका एहसास कभी दिलाया? नहीं दिलाया। उसको लग रहा अभी नहीं हो रहा है, क्या है ये अपना पुराना रोना रोते रहते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, हमको क्या लेना देना? ऐसा नहीं जैसे बच्चे दोस्त नहीं करते, लेकिन घर में नहीं प्रवेश मिल सकता है। बिल्कुल है नहीं। इनके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बच्चों को नहीं मालूम। फॉर्म भरने जाते तो उनके साथ में किस तरह का व्यवहार होता है, क्लर्क किस तरह का व्यवहार करता है। तुम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जाओ तो किस तरह तुम्हारी तरफ देखा जाता है। ये बच्चे शेयर नहीं करते घर में, एक तो जान नहीं पाते, उनको लगता है सबके साथ होता होगा। लेकिन जब वो बच्चे जब दोस्ती में होते हैं कि अच्छा तुमको तो स्कॉलरशिप मिल रही है, तुमको तो रिजर्वेशन मिल रहा है, हमारा हक मान रहे हो, तो उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो अच्छा कि कौन से SC ST के हैं, तो बच्चा मेरा खड़ा हुआ कि मैं SC हूँ, तो SC में उनके साथ क्या मतलब क्या कौन सी जाति के? उसने बताया तो सारे बच्चे थे। हाँ, बच्चा मेरा कह रहा है मतलब गाली से बोला कि अभी तक बताया नहीं। हाँ, तब पता चलता है। तो ये हमको पहले ही बताने की जरूरत है ताकि बच्चे शॉक ना हो। नहीं, बच्चा हमारा जाता आके बोलने लगा, हमने कहा वो हाँ, इसलिए तो वो खड़े होकर हिम्मत से बोला भी। बोला नहीं तो बोलता ही नहीं। ऐसे बहुत से बच्चे। तो हमारे बच्चों को बहुत सारी जानकारी देने की जरूरत है, तभी ये समाज में बदलाव आएगा। हम सब बड़े बूढ़े यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं आए। तो बच्चे दिखते हैं, ये उस दिन से 2-4 बच्चे दिख रहे हैं बस, इसके अलावा और कोई है नहीं। और बच्चों के साथ क्लास लेना बोले तो बच्चों की तरह लेना पड़ता है ना। तो हमको आगे प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी इस बात को समझे और परिवर्तन लाए समाज में, इस देश में, क्योंकि इसकी जरूरत है। धम्म को समझे, राजनीति समझे, समाज कार्य समझे, उनका खुद का लाइफ कैसा होगा ये समझे। ये सब बातों को हमें लेना है। हम लोग बहुत पीछे हैं और हमारे शिक्षक भी नहीं है, डर लगता है हमको। हम थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, कब तक करेंगे? हमारी भी उम्र होते जा रही है। हम चाह रहे हैं कि हम कोई आए और हमको बोले कि बंटी जी हमें भी ये कार्य करना है, हम तुम्हारे साथ 24 घंटे के लिए रहते हैं, हमको भी सिखाओ, आपकी बात हम ये काम आगे ले जाएंगे। नहीं आ रहा कोई, क्या करें? हर कोई अपने परिवार में, खुद के स्वार्थ में डूबा हुआ है। देखिए क्या होता है।